चलो एक्सप्लोर करेंगे। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। हाँ हाँ, ये तो हो गया था। क्या था होमवर्क? ये वाला हो गया क्या? अच्छा है, गुड। अच्छा, कल वैसे छुट्टी रहेंगी क्लास की? ठीक है, क्लास नहीं रहेंगी कल, बोल रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अरे एक मिनट, अगर हुआ रहता तो उसमें कुछ मार्किंग होती थी। ठीक है, हाँ रीड किए होंगे, ये हो सकता है, मार्किंग नहीं है। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Their DNA is present as single cellular molecule associated with specific proteins. The region containing this genetic material is called nucleoid. तो न्यूक्लियोइड, एक तो न्यूक्लियोइड बोला है, जेनेटिक मटेरियल मैंने उसमें उसके अंदर है, जो कि है डीएनए एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये डीएनए है उसके अंदर, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में बाउंड्री या फिर क्या नहीं होता? भूख लग रही तुमको? सेल बाउंड मेम्ब्रेन, या नहीं सेल बाउंड नहीं, ऑर्गेनेल बाउंड जो मेम्ब्रेन्स है वो नहीं रहेंगी। ठीक है, ऑर्गेनेल्स है ना, ये ऑर्गेनेल्स है, इसके बीच में न्यूक्लियोइड दिखा रहे हैं, जो कि डीएनए का उन्होंने जो भी बोला है वो है, क्या बोला उन्होंने? डीएनए एज अ सिंगल सेल्यूलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स या फिर जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल है ये वाला। हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। नाइस। राइबोसोम्स। चलो पढ़ो जय। Ribosomes, the protein factories. These are tiny structures omnipresent either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Ribosomes are the sites of protein synthesis. रुक जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic रुक reticulum. जा, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जुड़ा हुआ है या फिर फ्रीली घूम रहा है। ये मैंने लास्ट ईयर की आपको दिखाया था। राइबोसोम्स फ्रीली दिख रहे हैं? अच्छा, सामने देखना है वैसे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी ये दिख रहा है, ये जो है गोले गोले, वो भी वही है, Ribosomes. राइबोसोम्स है। यहाँ पर भी दिख रहा है, फ्री एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, ओके। कंटिन्यू भाई। Endoplasmic reticulum. Manufacturing factory. The endoplasmic reticulum is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell. The endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. The ER
plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, and some hormones in some of the specialized cells. The structure of endoplasmic reticulum in a cell varies depending on its function. There are two types of reticulum. Of endoplasmic reticulum, और दूसरा रहेगा smooth endoplasmic. तो रुक जाते एक बार, पहले साइड में देख लेते हैं। साइड में दिख रहा है हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस, पाथवे फॉर प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सीक्रेशन। तो यहाँ पर बताया गया है पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि उसके बाहर साइड में है न्यूक्लियस के, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ के ऊपर में क्या है राइबोसोम्स, उसके रहने के कारण ही वो रफ है। ठीक है, ठीक है, और स्मूथ में वो चीज़ नहीं है, राइबोसोम एब्सेंट है। दूसरा दिखा रहा है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस उसके उसमें वेसिकल्स दिख रहे हैं और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेसिकल्स के अंदर शायद ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रोटीन्स है, क्योंकि इन्होंने बोला ना प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सीक्रेशन, तो जो वो प्रोसेस करेगा वही सीक्रेट करेगा ना। तो गोल्जी एपरेटस प्रोटीन बना रहा है ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा है, और वो सीक्रेट कर रहा है बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पता चलेगा अभी, ऐसा समझ में आ रहा है ना, पाथवे बोल रहा है, वो रास्ता दे रहा है उसको फॉर प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सीक्रेशन। अभी समझ में आएगा हमको कि एग्जैक्ट क्या है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। देख, गोल्जी एपरेटस है और वो वेसिकल्स दिख रहे हैं, वेसिकल्स के अंदर ऐसा समझ में आ रहा है शायद प्रोटीन ही होगा, है ना। देखते हैं, पता चलेगा। उसके पहले यहाँ कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पर उत्तरी लिख लेंगे, ये जो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू भाई। Rough endoplasmic reticulum. It looks rough under an electron microscope because it has ribosomes attached to its surface and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. For example, in gland cells such as pancreas cells. Smooth पेनक्रियाटिक सेल्स, pancreatic cells. रुक जा। दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसके, ग्लैंड सेल्स एंड पेनक्रियाटिक सेल्स। ये हमारी बॉडी की बात हो रही, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, Smooth endoplasmic reticulum. It does not have. एक मिनट, देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हम सेल के अंदर घुस पा रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके आसपास है, न्यूक्लियस के। यहाँ पर भी देखा था हमने और प्रीवियस पेज पर भी देखा था शायद, न्यूक्लियस के आसपास है, ठीक है। और न्यूक्लियस के आसपास साथ में एसीआर और कौन सा था, आरईआर, ठीक है। तो स्मूथ वाला ये पार्ट हो गया जहाँ पर, ये लेफ्ट वाला पार्ट जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है, राइट वाला हो गया जहाँ पर राइबोसोम्स है, ठीक है। अब जहाँ पर राइबोसोम्स है उसकी बात हो रही है। तो पहले हमने समझा राइबोसोम्स करते क्या हैं। तो
साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये समझ गया। प्रोटीन सिंथेसिस यूजुअली ऐसी जगहों पर प्रोमिनेंट रहेगा जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्लस जहाँ पर पुराने, अब इसमें मैं सेल क्या ही बोलूँ, ये तो खुद ही सेल के अंदर का पार्ट है, तो पुराने ऑर्गेनेल्स किल करके नए ऑर्गेनेल्स बनाने हैं, वहाँ पर प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो अब हम आए हैं राइबोसोम में, हमने समझ लिया कि प्रोटीन बना रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के आसपास है, मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और उसके सरफेस पर रहेगा और उस कारण से वो रफ हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सीक्रेशन, प्रोड्यूस भी कर रहा है और सीक्रेट भी कर रहा है, दे भी रहा है, ताकि वो न्यूक्लियस अपना जो ऑपरेशंस है वो कर सके। न्यूक्लियस में भी पोर्स रहते हैं, हमने देखा था, है ना। ठीक है, और ये प्रेजेंट रहेंगे ग्लैंड सेल्स में एंड पैनक्रियाटिक सेल्स में, जो कुछ तो भी सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियास लास्ट ईयर देखे थे क्या आपने, क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट कर रहे हैं ग्लैंड्स, जैसे कि एक स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं। कोई तो भी सिक्रीशन हो रहा है, जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रही है तो मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट कुछ दे रहे हैं ना, वो देने के लिए प्रेशर लग सकता है। ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पर या उस दौरान वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़रूरी है। प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ गए, सिंपल। स्मूथ Smooth endoplasmic reticulum. It does not have ribosomes on its surface and therefore looks smooth. It is involved in the synthesis and storage of fats and hormones. ये देखो, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स, ये स्टोरेज का काम कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन प्रोटीन की बात यहाँ पर नहीं हो रही। प्रोटीन किस में बन रहा था? राइबोसोम यहाँ पर एब्सेंट है, सही है, एब्सेंट मतलब नहीं है, वही ना। ठीक है, ठीक है, तो जब है ही नहीं तो वहाँ पर वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो उसका वो वाला काम नहीं है, उसका स्टोरेज का काम है। ये भी ठीक है कि न्यूक्लियस के आसपास एनर्जी सोर्स भी होना चाहिए, एनर्जी ख़त्म हो रही है तो, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग भी चीज़ें होनी चाहिए, रिपेयरिंग भी होनी चाहिए, समझे। तो आप भी अगर प्रोटीन खाते हो या प्रोटीन वाली चीज़ें कंज्यूम करते हो तो उससे रिपेयरिंग होती है आपकी बॉडी की, पता है। प्रोटीन से, अब जो लोग बहुत ही पतले रहते हैं ना, कई बार उनकी बॉडी में एकदम मसल्स ही नहीं है, या फॉर अदर रीजंस भी हो सकता है, तुम्हारी एज फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज के कारण कभी कभी होते हैं कुछ लोग बहुत ही पतले, एज और दूसरा खाना पीना कैसा है। तो अगर, तो पहले हम पतले लोगों की एक बार बात कर ही लेते हैं, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। अगर प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में कम रहेगा तो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी है? लिम्स से जुड़ी है। लिम्स तो हाथ पैर को बोलते हैं। कंकाल देखे, कंकाल, वो आपस में कैसे जुड़ा रहता? हाँ, चलो दिखाता हूँ मैं तुमको, तुम नहीं समझ पा रहे शायद। तुम्हारे स्कूल में स्केलेटन है क्या? अमेज़ॉन पर भी मिलता है, तुम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केलेटन होता है वो थ्रेड से जुड़ा होता है, थ्रेड से। कैसे जुड़ा होता है, समझे। तो ये थ्रेड से जुड़ा होता है, लेकिन अपने बॉडी में तो थ्रेड से जुड़ा नहीं होगा ना। ठीक है, तो अपनी बॉडी में वो जुड़ा होता है, जो भी मसल्स एंड ऑल है इनसे। कभी आपने वो देखा, कुछ लोग बहुत ही वो बॉडी बिल्डिंग करते रहते, फिर उनका एक टूट जाता, पता है क्या? ये टूट जाता, यहाँ पर जमा हो जाता,
चलो तुमको मसल्स दिखाते हैं। वो अलग है डिसलोकेशन। आणि डिस्लोकेट होते ना तो हाँ ठीक है, ये वाला जो चीज़ दिख रही है तुमको, पता नहीं कब खुलेगी। भाई हम बात कर रहे हैं, अगर खुल जाए तो बात कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर ये जो मसल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये बोन से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बोन से जुड़ा हुआ है। कई लोग ना ईगो लिफ्टिंग करते हैं। ईगो मतलब है ना, भाई बोलते आप तेरे से ज़्यादा मैं उठा के बताऊँगा वेट, ठीक है, ये वाला बॉडी वेट, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि अब वो लोग उठा रहे, अब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उठा लिया जितने की उनकी हिम्मत नहीं है, तो ये ना यहाँ से टूट जाता है वो मसल, और मसल स्ट्रेच ही रहेगा ना, तो टूट के वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ये यहाँ जमा हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जमा हो जाएगा, या फिर ऊपर से टूट के नीचे की तरफ से रहेगा, समझे। अब हम देखते हैं जिम में मसल के एक्सरसाइज, ठीक है। हम समझ रहे प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसका टूटेगा मसल, अभी देखो ये पहला वाला जो है ना, ये ऐसा बहुत भारी भारी, ये ऐसा ऐसा देखे होंगे ना तुमने ऐसा, तो थोड़े बहुत तो वीडियो, ठीक है। इसका भी देखते हैं। ये देखो ओवर इतना, इसलिए नहीं उठाने का। हाँ लेकिन ऐसा थोड़ा सा फील तो हो जाता है ना, ऐसा भाई 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 भाई। अरे वो पता है कि तुमको मिरर, हैंड मिरर करते हैं, ऐसा फील होता, जैसी मारते फिर हाथ हटा लेता इंसान, देखे, बस वो वैसे ही है। नदी का ऑब्जेक्ट की तरह। अरे दूसरा देखते ना, नहीं नहीं, नहीं ये तो अलग है, इसका ना टेयर हुए थे तो इसने सुधारा, डॉक्टर ने इसको बोल दिया था कभी नहीं हो सकता, तो इसे धीरे धीरे बनाया ये काफ्स, ये कर करके, ठीक है। एक्चुअली आप वो चीज़ अगर करो, जैसे सीढ़ी पर रहता है ना, सीढ़ी नीचे भी रहती है, यहाँ तो आप सिर्फ ज़मीन तक जा रहे हो, ऊपर लेकर ज़मीन तक जा रहे हो, सीढ़ी में आप और नीचे ले आ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो आप हाइट पर रखकर अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपके काफ्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उससे, जो कि ये पार्ट है। रात को कभी कभी दर्द देता है ना, ठीक है, ऐसे पैर काट के फेंक दो, फिर फील हुआ कि कभी तुमको ऐसा, तो वो ना होता है थोड़ा, इसलिए तुमको मसल्स बिल्ड करने के लिए प्लस मेंटेन करने के लिए प्लस स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। अब इसकी ना सर्जरी वर्जरी हुई होंगी पहले वाले की, तो जो पूरा वो खींच के वापस उसको जगह पे लगाना पड़ा होगा, ठीक है, तो बहुत डेंजरस है, लिमिट में करो।
वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल, बाहर नहीं हो रही ब्लीडिंग। अच्छा ये ना कभी कभी जाने दो इसको, अभी देखा नहीं आ रहा मेरे से। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको वो स्ट्रेस और वो चीज़ फील होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो लिमिट में भी। ठीक है, पुशअप्स वगैरह करते होंगे तो पता होगा, तुमको बोला था करने का। करते क्या? करते हैं कितने? क्या आप बात कर रहे हैं? हेलो।
ठीक है, वेसिकल्स भी हम एक बार समझ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। पहले इन सब का भी नाम दिया था, जो स्टैकिंग का भी नाम देकर रखे थे इन्होंने ओल्ड बुक में, यहाँ पर कुछ है नहीं। वेसिकल्स एक तरह से हम लोग शायद इसको वेन जैसा समझ पाएंगे। फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर या फिर सैक बोला है, सैक लिख लेते हैं हम, सैक लिख लो उसके बाद। ठीक है, तो इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। डिपेंड करेगा ये, इसे पैकेट्स बनाए और वो पैकेट्स वहाँ भेजेगा जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, समझे? तो जो उसने बोला पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स, तो गलत है क्या? सही है ना एकदम, मेक सेंस। Lysosomes. Continue. Lysosomes, the field of cells produce waste materials and damaged, worn out organelles during their activities. How does the cell prevent these wastes from accumulating inside it? Accumulating मतलब जमा होना, ठीक है, कंटिन्यू। Lysosomes are single membrane round sacs filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats, and even damaged parts of the cell, keeping it clean and healthy. The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm, where they may be used in other cellular processes. ठीक है, threads of curiosity. Human sperm cells contain lysosomal enzymes. When a sperm meets an egg, these lysosomal enzymes, when a sperm meets an egg, these enzymes help break down the outer layer of the egg, allowing fertilization to take place. Wow. You will learn about the human sperm cells later in chapter 11. अच्छा, ऐसे एंजाइम्स ब्रेकडाउन में काम आ रहे हैं ना, चीज़ों को ब्रेक करने में। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको ना पहले ओल्ड बुक में था कि इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते थे। मतलब अब कैसा है, जितने भी डैमेज्ड पार्ट्स है सेल के, ब्रेकडाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डैमेज पार्ट्स ऑफ सेल, कोई सेल का एक पार्ट खराब हो गया, कोई ऑर्गेनेल खराब हो गया, उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा ये ऐसा। और डाइजेस्ट करने का जो भी चीज़ बन रही है, कुछ तो बन ही रहा होगा ना, कुछ एनर्जी बन रही होंगी, वो एनर्जी वो साइटोप्लाज्म में छोड़ रहा, ठीक है, कि कोई भी ले सकता है उस एनर्जी को। लेकिन अगर कुछ पूरे सेल में ही गड़बड़ हो गई तो ये पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स वगैरह बोल रहे थे, लेकिन अब इस साल नहीं बोला है। देख, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचे होंगे, जबकि ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ कर दो बस, सुसाइड बैग्स लिख कर ना एक काटना है इसको एक लाइन से, ताकि हम इसको गलती से ना बोलें। प्लस एक रेफरेंस पॉइंट भी रहेगा, आपको याद रहेगा कि ये एक चीज़ हमने पढ़ी भी थी लेकिन बुक में नहीं है वो, तो हम उसको ज़बरदस्ती रेफ़र नहीं करेंगे फिर। मतलब सुसाइड बैग्स लिखवाना टीचर्स का सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से तो सही है, लेकिन न्यू बुक आ गई तो गलत है। जब बुक में है नहीं तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि बच्चे लिखेंगे, हमने तो बताया था, उसका सेंस नहीं बनता। टीचर्स अगर बोले कि हमने बताया था, लिखवाया था, आपने वही लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं है। बुक में नहीं है तो दैट इज़ फेयर पॉइंट कि आप भी ना लिखो तो चलेगा।
माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है इसके स्ट्रक्चर में, देखो तो डीएनए दिख रहा है, डीएनए, मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन की स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, ठीक है, और उसके अंदर राइबोसोम्स है, बहुत ही सुंदर। चल पढ़ भाई। Mitochondria, the powerhouse of the cell. Mitochondria are often called the powerhouses of the cell because they supply the energy needed for most cellular activities. Each mitochondrion is surrounded by two membranes. The outer membrane is smooth and porous. The inner membrane is folded into finger-like projections called cristae, which increase the surface area for chemical reactions and फैसिलिटेट, facilitate energy production. मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा वो बना पाएगा खाना वाना जो भी है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या? चलो देखते हैं। ऐसे ही कुछ है वो, ये थोड़ा जिगजैग है बीच में, थोड़ा जिगजैग भी ले सकते हैं उसको। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका जो सरफेस एरिया है, पे अटेंशन वेरी क्लोजली, इसका जो सरफेस एरिया है ये तो सिर्फ इतना है ना। अगर मैं इतने पार्ट को काट के ऐसा कर दूं तो ये वाला भी तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, इतना सारा हो गया, लेकिन कटा कितना था? थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से यहाँ काट दूँ थोड़ा सा तो फिर से इतना बढ़ गया, ये इतना एरिया बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये इतना एरिया बढ़ गया ना आपका। थोड़ा कम होके मतलब इतना कम होके इतना कम होके, अगर तुमको इतना बड़ा एरिया मिल रहा है जो कि यहाँ से भी ये बढ़ गया, एक होगा जो यहाँ से यहाँ जाएगा, एक होगा जो यहाँ से ऐसा ऐसा जा रहा है, तो एरिया ना बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है तो एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होकर रिलीज करने की उनके पास जगह है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे कि अगर आपके गट्स, पेट में गट्स रहते हैं, पेट के नीचे क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सामने में ऐसा 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 पूरी कॉइलिंग, सही बात। तो ये जो पूरी कॉइलिंग है, कई बार इसका भी ऑपरेशन होता है लोगों का, हार्निया का ऑपरेशन बोलते हैं इसको, बहुत डेंजरस है वो। हाँ तो यहाँ दिखा क्या वो मतलब हुआ कुछ रीज़न, एक लेयर होती है आपके अंदर में भी, जहाँ से कहीं अगर आप एक्सरसाइजिंग बहुत कम करो, आपकी एनर्जी ही नहीं रह रही आपके अंदर, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे अपनी बॉडी को, वो चीज़ें नहीं दे रहे हो जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर वो हर्निया बाहर आने लगता है और फिर वो उसको वापस अंदर डालते एक मैश लगाते हैं वहाँ पर, नेट जैसा, ठीक है, वो सब करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका पूरा इंटेस्टाइन, यहाँ पर इतना पार्ट, ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में है। अब उसको ज़्यादा एरिया देने के लिए वो ऐसा ऐसा है पूरा, समझे, और फिर ज़्यादा एरिया मिल भी रहा है उसको, अंदर में पच रहा है खाना, वापस एब्जॉर्ब हो रहा, ठीक है। ज़्यादा एरिया का मतलब ये एक तो तुम समझ गए ज़्यादा एरिया, कई जगह पर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको भी हम ज़्यादा एरिया फिर बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे कि क्या बोले, बोलो बोलो बोलो, नहीं
विलाय, सीलिया, विलाय, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि जैसे मेरे हाथ है, उंगलियां नहीं है ऐसा समझ, तो सिर्फ इतना एरिया रहेगा, सही है। लेकिन अगर उंगली है तो इतना एरिया जो यहाँ था वो तो यहाँ पर है ना, लेकिन ये मुझे मिल गया एक्स्ट्रा एरिया, समझे। सिमिलरली हैपेंस विथ रूट्स या फिर विलाय। आपके गट्स में भी विलाय होते हैं, जैसे मान लो आपके ये गट्स है तो इसके अंदर भी विलाय रहेंगे फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ एक रूट्स की। ये रूट है तो इसमें से ये निकलता, इसमें से ये निकलता, इसमें से ये निकलते, इसमें से ये निकलते, इसमें से ये मतलब वो क्या कर रहा है, रूट अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है। सेम हैपेंस विद सरफेस एरिया बढ़ने की हम बात कर रहे हैं। एक ब्लॉक ऑफ मेरे पास में आयरन है, आयरन मैं उसको जला रहा हूँ, ठीक है। तो वो जल रहा है, जल जाएगा तो नहीं, लेकिन जब मैं उसको ग्रेट कर रहा हूँ, ग्रेट चीज़ के जैसा, तो वो बारीक बारीक हो गया। अब मैं उसको जला रहा हूँ तो जलेगा क्या, हाँ जलने लगेगा वो, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया। इस केस में तो सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना ही था ना, समझे। सिर्फ जो उसका ब्लॉक का बाहर का था उतना ही था, अंदर का हो रहा था क्या, नहीं। लेकिन उस केस में उसके आगे पीछे हर तरफ में एकदम इक्वल एनर्जी मिली तो वो जलने लग रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, समझे। इन दिस केस यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का फायदा है। इसको बोला है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। अब क्या होगा, इस साल जब आप नेट पे सर्च करेंगे इससे रिलेटेड कंटेंट तो आपको मिलने नहीं वाला, क्योंकि नेट पे तो पुराना कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि नोटबुक एलएम या फिर जो एआई है वो हमारी मदद कर सकता है इसको स्टडी करने में। तुमको मैंने बताया था कि उसने फ्री कर दिया है गूगल ने, जेमिनाई का अभी 18 महीने के लिए फ्री है। अगर आप आज भी एक्टिवेट करते हो 18 महीने के लिए आपका फ्री रहेगा, वो कर लो। इस साल भी काम आएगा, नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा। नोटबुक एलएम वगैरह आप यूज़ कर पाओगे इसकी मदद से, तो आप उससे जब क्वेश्चंस पूछोगे तो वो अच्छे आंसर्स आपको देगा, ठीक है। अभी बहुत सारे समर में पता नहीं अचानक पिछले हफ्ते भर में 2 हफ्ते में बहुत सारे कोर्सेज एआई के मिल रहे हैं। मेरे खुद के पास 3-4 कोर्स पड़े हैं फ्री, ठीक है, जो मैं टाइम निकाल के सीखूँगा। तो तुमको भी एआई सीखते रहना है, अभी टाइम निकाल लो, बाद में नहीं मिलेगा बेटा। साल भर यूज़ कर पाओगे, अभी कर लिया तो। एक मुझे निमिषा आई थी ना, निमिषा ने बताया उसकी एक फ्रेंड थी, तो शी वॉज स्कोरिंग गुड। उसने पूछा कि तू कैसे पढ़ रही है, तो उसने उसको बताया कि यार मैं ना गेमिफाई कर लेती हूँ पढ़ाई को, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। कि आप एमसीक्यूज़ बना लो, बाकी चीज़ें बना लो उसकी, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा उसमें। यू कैन ट्राई दैट। इन माइटोकॉन्ड्रिया and other molecules In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. You have already studied about it. The energy released is stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate. फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बोलो, सब बोलो एक साथ, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। पुलिस आएगी, पुलिस। कौन चिल्ला रहा है, किसको मार रहे हैं, पगले ऐसे चिल्ला रहा। Which acts as the energy currency and is used for most of the cellular activities.
बस रुक जा। एनर्जी करेंसी मतलब हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी यूज करती है, ना कि ऐसा प्रोटीन। समझ रहे? प्रोटीन काम करेगा उसको सिक्योर करने में, लेकिन वो जा कैसे रहा है? कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ कैसे जा रही? आप कहीं से भी कहीं कैसे जाते हो? गाड़ी से। ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली पेट्रोल हो गया या फिर जो वो सब होना चाहिए, लेकिन आप पैसे से जा रहे हो लॉजिकली, तो वो आपकी करेंसी है। ठीक है, समझे? तो वो एक कॉमन चीज़ हो गई जिसमें सारी आपके चीज़ें डील होती है। आइसक्रीम भी खा रहे हो, उससे आपके अंदर भी एनर्जी उसी से आ रही है, पैसे से। ठीक है, आप घूम भी उसी से रहे या कुछ और भी उसी से कर रहे हो, तो भाई पैसे से, पैसा एक करेंसी हुई ना, जिससे सब चीज़ हो रही है। तो हमारी बॉडी में सब चीज़ें डील होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये सांसें ले रहा है, ऐसा बोल रहा है ये। द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ये हो गया आपका। मतलब हमको लग रहा ग्लूकोज एक्सेप्ट कर रही बॉडी, नहीं, ग्लूकोज को भी ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कोमा वगैरह में होते हैं लोग, तो उनके साथ भी बॉडी को ना वर्किंग कैसा करना है ये आता है। ठीक है, बॉडी को पता है क्या करना है, और अगर जब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से बॉडी से काम करवाते हैं। मान लो कोई इंसान कोमा में है, अब वो हाथ पैर नहीं हिला रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, तो रोज डॉक्टर उसके हाथ पैर हिलाएंगे, मूव करेंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज उसके हाथ पैर मूव कराने से करवाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? फूड पाइप से खाना देंगे। फूड पाइप से, फूड पाइप के अंदर पाइप डाल देंगे। यस, फूड पाइप के अंदर एक पाइप जाएगा जो पेट में जाएगा डायरेक्ट, और वहाँ से वो लोग लिक्विड डाइट डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, उसको फोर्सेबली सांस भी दिलवाते रहेंगे। समझे? किसमें? अरे हाँ, वो पूरा रहता ना, वो निकालता। हाँ देखो भाई, वो काम की चीज है बहुत, जिसने देखा हुआ। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में ही था। ठीक है, तो वो फूड पाइप मतलब बॉडी को पता है कि काम कैसे करना है। इवन व्हेन द बॉडी इज रेस्टिंग, उसको समझता है कि हाथ पैर मूव नहीं भी हो रहे तो एनर्जी तो लग रही है ना जिंदा रहने के लिए। बॉडी हीट तो रिलीज कर ही रही है, तो उसको एनर्जी तो लगने वाली है, तो देते रहते हैं उसको। ठीक है, हेल मैरी अगर जिसने भी ढंग से देखा होगा, तुमको याद आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में ऐसा था, है ना? ठीक है, चलो। किसका? ग्रेस। Grace, हाँ, Dr. Grace. Dr. Grace, motion detected out of the machine. रॉकी। ठीक है, चलो। कितनी सुंदर बात है कि हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें हैं जो कि अपने आप ही काम करना जानती है। ठीक है, इंसान ने ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं यार। भगवान ने, हम बोलते हैं कि इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर हैज टू बी अ क्रिएटर। डेस्क बेंच है, तुम इसके कारपेंटर से मिले क्या? तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा है क्या? एग्जिस्ट कर रहा मतलब किसी ने तो बनाया है। अर्थ है, हम लोग हैं, तो ये कैसे काम कर रहे हैं हम लोग? हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है? हमसे वो समझ रहे जो भगवान ने बना के रखा है, हमसे उसका नाम दे रहे हैं कुछ। ठीक है, लेकिन भगवान ने तो अपने हिसाब से बना के छोड़ दिया ना, हर चीज़ के लिए हर चीज़, कि किस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, करेंसी कौन सी होनी चाहिए जिससे बॉडी डील करे पूरी एनर्जी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग कितना लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को, प्लस वो कितनी मैजिकल है। अभी भी बोलते हैं कि काफ़ी पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जिसको अभी तक हमने
समझा नहीं है पूरा, ठीक है, पता नहीं वो क्या है अभी तक। आंखें हमने पूरी रिप्लेस करना नहीं सीखी कि पुरानी आंख निकाल के नई आंख लगा दो, वैसा नहीं कर रहे हम। सिर्फ कॉर्निया जो ऊपर का होता है ना वही रिमूव करते हैं, वही लगाते हैं। थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं लेकिन हम पूरी तरीके से अभी तक नहीं कर पाए हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कल ही मुझे किसी का पता चला है, एक साउथ में बेंगलोर में एक जगह है जहाँ पर आंखें ठीक की जाती है। अगर किसी का सीरियस इशू है तो बता देना उनको, मैं शेयर कर दूंगा नंबर तुमसे। मुझे कल ही पता चला, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं मेरे पहचान में जिनको दिक्कत है आँखों की, तो मैं उनको दे दूंगा। 10th में एक दो बच्चे हैं, लास्ट ईयर 10th में एक बच्चा था, 2 साल पहले एक बच्चा था, तो उनको सबको मैं शेयर कर दूंगा। ऐसा है वो कृष्णा, पता है क्या तुमको? उसकी आँख, उसका चश्मा बहुत बड़ा है ना, उसको भी शेयर करूँगा मैं। ऐसा है। तो जिनके नंबर्स ज़्यादा थे, मतलब -6.5 वगैरह, वहाँ पर हट गए नंबर जाके। कुछ वो लोग थेरेपीज कर रहे हैं वहाँ पर साउथ में, ठीक है। तो कभी किसी को रहे तो नंबर मांग लेना, मैं बता दूंगा। अरे चश्मा हटाना मतलब, तेरा कितना है बेटा? मेरा एक याद है मेरे को 1 पॉइंट कुछ तो भी है इसमें। हाँ मेरा भी -1.75 वैसा कुछ है। राइट में नहीं है। अच्छा राइट में है ही नहीं। राइट में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है राइट में। वो ऐसा वही पैच, पैच, नहीं अवेंजर्स में कौन सा एक फ्यूरी निक फ्यूरी। निक फ्यूरी भाई, उसको तो वो बिल्ली ने पंजा मारी हुई थी ना, निक फ्यूरी, ठीक है। फिर वो बिल्ली लेकर ही घूमता पूरा टाइम अपने साथ। चलो, तो ऐसा वाला सीन है उसका। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे कि चश्मा हट रहा है, ठीक है, तो ये सब उसमें क्या कर रहे हैं वहाँ पर ना, ऐसे आटे से एक डैम जैसा बनाते हैं। ऐसा पहले लिटाएंगे आपको, डैम बनाएंगे, डैम, ठीक है। और फिर उसमें तेल नहीं, घी वगैरह कुछ डाल रहे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके वार्म। फिर बोलते हैं आंखें बंद शुरू करो। ऐसे अलग अलग थेरेपी करवाते हैं साउथ में। तो उससे जो है बच्चों को विदाउट ऑपरेशन उनका ठीक हो रहा है आंखों की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसा मैंने सुना हुआ, आपको कितना ट्रू है नहीं है वो तो आप जाकर थोड़ा खुद से भी रिसर्च करोगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर किसी का सीरियस इशू है दे शुड गो, नहीं तो ब्लाइंड होने के बाद में जा रहे तो वो कोई मतलब नहीं है ना। पहले चले जाओ समय रहते तो सही रहेगा। चलो, plastids, center for food synthesis in plants cells and beyond। यहाँ दिख रहा है हमको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डीएनए दिख रहा है, स्ट्रोमा दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स भी है। ये लास्ट ईयर हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं ये ऐसे दिखाता था ये कि यार ये इसके अंदर ये सब है, ठीक है। ऐसा हम लोग लास्ट ईयर देख पाते थे क्योंकि बाकी जगह पर तो नहीं बताते थे ना ये, ठीक है। जूम इन जूम आउट पॉसिबल ही नहीं था, तो हम लोग लास्ट ईयर भी वैसे ही देखते थे। लकीली इस साल से इन्होंने वही, देखो स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है ना, ठीक है। तो इन्होंने पहले इसको जूम इन करके दिया ताकि समझ में आ जाए अंदर क्या है। अंदर भी वो स्टैकिंग लग रही है, डिस्क की स्टैकिंग जैसी लग रही है आपको। रुतवा पढ़ेंगे। You have learned that mitochondria माइटोकॉन्ड्रिया, क्यूट, मित्तल कॉन्ड्रिया। हाँ भाई, भाई ठीक है, कंटिन्यू। provide energy to the cell that comes from food. Animals can obtain food from their surroundings. However, plants synthesize food in presence of sunlight. But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activities? Plants use special organelles called plastids for food synthesis
क्या हो गया? कोई रीजन तो होगा ना। कंटिन्यू। As we have learned, plants prepare देयर their फूड। food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. A green pigment called chlorophyll, which is present in the chloroplast, a kind of plastid, absorbs sunlight. Chloroplasts are double membrane-bound organelles like mitochondria. Inside the chloroplast, पढ़ना। semi-fluid substance called the stroma. Within the stroma are disc-shaped membrane structures that light energy is absorbed. क्या पढ़ा? क्या स्ट्रोमा पढ़ा क्या तूने? कि बस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब पढ़ के छोड़ दिया? नहीं पढ़ा सर. डिस्क शेप पढ़ा, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, तो वो खाली जगह पर होगा, खाली जगह पर स्ट्रोमा। अरे जैसा उसमें नहीं रहता क्या साइटोप्लाज्म, वैसे यहाँ पर खाली जगह पे स्ट्रोमा। भाई तू आवाज कर रहा तो ट्रॉमा हो रहा ना। अंडरलाइन करते करते स्केल कैसे टूटती? Stroma are disc-shaped membrane structures that contain chlorophyll. तो ये स्ट्रक्चर को ही बोल रहे हैं, खाली जगह को नहीं बोल रहे, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन सेमी फ्लूइड भी है लेकिन स्ट्रक्चर भी है। ओके, दो चीज मिलाकर है। ठीक है, पहले उसको बोला सेमी फ्लूइड, चुप रहना। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भी बोल रहे हैं उसको, लेकिन साथ में डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स भी बोल रहे हैं, जो कि आपको डिस्क दिख ही रही है वहाँ पर, दैट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। पढ़। By them during photosynthesis, the sugars synthesized in this process are stored in stroma, along with the starch granules. पढ़ आगे। Mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. For example, they both have their own DNA and ribosomes, and thus they can make some of their own proteins. These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with the single-celled organism. Are रुक जा there रुक any जा other रुक जा। plastids in plant cell that contains any pigments other than the green pigment? दोनों को अपनी अपनी एनर्जी लग रही, तो दोनों अपना अपना प्रोटीन बना रहे हैं, या फिर रिपेयर लग रहा। ये समझा क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की क्या बात हो रही है? शेयर एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब, तो इसका मतलब बताना है तुमको। बताओ। एक दूसरे को देखकर हंसते रहो बस, है ना? देखना, मुस्कुराना, फिर मुस्कुराना, फिर देखना, चलने दो, है ना? है ना? चलता है।
मतलब कोई जोक हो, कोई इंटरनल बात हो और फिर करे तो समझ में भी आता, लेकिन बिना कारण ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। शक्ल देखकर हंसे एक दूसरे सुनो, चलो बताओ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब बताओ, चलो। फिर से बोलना। उनका जो एवोल्यूशन हुआ था वो थोड़ा बहुत सेम पेज पे था। बोल। दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और दोनों का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और दोनों के पास अपने खुद के राइबोसोम हैं। देखो दोनों में सिमिलैरिटी तो है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे इंसान और बंदर काफ़ी से कुछ सिमिलर है, काम करने का तरीका, चलना फिरना उठना बैठना सेम है ना, बंदर और इंसान, ठीक है। का मतलब शायद हमारे कोई ऐसा पूर्वज रहा होगा विच शेयर एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसके साथ हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हैं। मतलब पहले ए टू जेड की बात कर रहे हैं, ए टू जेड, लेकिन जब हम लोग ए थे और मान लो बीच में स्टेप्स की बात हो गई ना, ए टू जेड मतलब स्टेप्स, ठीक है। तो पी क्यू आर एस जो है, अब इस दौरान शायद वो जो एक चलता आ रहा था हमारा पूर्वज, वो बहुत सारे में डिवाइड हो गया इस दौरान। कुछ बन गए बंदर, कुछ बन गए लाल मुंह के बंदर, कुछ बन गए चिंपांजी, कुछ बन गए गोरिल्ला, और कुछ बन गए इंसान। तो इन सब में कॉमन शेयर कर रहे हैं ये लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो शायद शायद ऐसा ही रहा होगा इनके भी साथ, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। देखो पहले तो नीड नहीं थी, धीरे धीरे ना इवोल्यूशन होता गया, एक एक स्पीशीज बनती गई, वो और इवॉल्व होती गई, उनको नई नई चीज़ों की नीड पड़ती गई, वो लोग नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर दिए, पहले बॉडी के अंदर फिर बॉडी के बाहर अपन जो बनाते हैं। अभी तो एक्स्ट्रा ही चीज़ें अवेलेबल है ना दुनिया में। देखो तुमको इतनी की ज़रूरत है क्या? नहीं। तुमको एक चिप्स का पैकेट और एक स्नैक्स अगर मान लो कुरकुरे रख दिए, या फिर एक अगर रख दिए मान लो नाचोस, तो इन तीन के अलावा किसी की ज़रूरत है क्या लॉजिकली? नहीं। लेकिन हर कोई बहुत सारे ब्रांड निकाल रहे, बनते आ रहे बनते आ रहे बनते आ रहे, सही है। तो हम अपनी ज़रूरत और अपने पैशन और अपने कई बार सिर्फ करने के लिए हम कुछ तो भी किए जा रहे हैं। अब एक समय का नीड नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर तो वही चीज़ें बनी ना जो जिसको ज़रूरत थी बनने की, समझ रहे क्या? जैसे आंखें, नीड आई देखने की तो बॉडी ने इवॉल्व होकर आंखें भी बनाई, समझ रहे हो? तो बॉडी ने या बॉडी के सेल्स ने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी बनाए होंगे। पहले वो कोई दूसरे रहे होंगे, हो सकता है बहुत कितने हजारों सालों पहले, लाखों सालों पहले वो रहे होंगे कुछ अलग कंपोनेंट, फिर वो उसमें दो में कन्वर्ट हो गए ताकि वो यहाँ सस्टेन कर सके, मे बी ऑन अर्थ, हो सकता है ऐसा। तो वो उनका एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इसलिए उनमें थोड़ी थोड़ी समानता आपको दिखती है, समझे? मेक सेंस? क्या बोल रहा हूँ? सर पिछली बुक में लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपने दोनों की डबल बाउंड मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स हैं। इसमें राइबोसोम्स नहीं लिखे। Are there any other plastids in plant cells that contain any pigment other than green pigments? ठीक है, हो सकते कुछ अलग पिगमेंट होते हैं ट्रांसपेरेंट। नहीं, वो जो फ्लावर्स और टमाटो में जो पिगमेंट आते हैं वो भी था। तो कौन सा रहता मेरे भाई, बता दो। बताएंगे? व्हाइट कलर का पिगमेंट बोल रहा क्या? क्या नाम है? पढ़ पढ़ हर्षित। हाउ डू फ्लावर्स How do flowers
crustacean and fruit-eating animals that help the seed dispersal. Some plastids lack pigments and are thus colorless. These are called leucoplasts. In Greek word leukos means white. Leucoplasts store food and food material such as starch, oil, or proteins and are classified based on the type of food they store. For example, some leucoplasts in potato and taro, colocasia cells store starch. बस कोलोकेशिया टारो आलू के जैसा कोई फ्रूट ये होगा। मैंने ऐसा सुना हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंट स्टार्च है ये काफ़ी जगह पर रहता है सेम, जैसे कि आलू एक तो हो गया आपका, पोटैटो, टारो इसने एक और बता दिया, और शायद अनियन, शायद, एंड मीठा प्याज होता है ना, मीठा प्याज खाया आपने, और एप्पल। कई जगह पे ऐसा बोला है कि इनका टेस्ट भी सेम रहता है या कंपोजिशन सेम है, और हल्का फुल्का टेस्ट का डिफरेंस के कारण ये लोग, हमको लगता है कि अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली बनी हुई है सेम चीज़ से, ऐसा बोलते हैं। तो आई डोंट नो इफ़ दैट्स ट्रू, बट हम ये तो समझ पा रहे हैं कि हाँ इनमें ट्रांसपेरेंट पिगमेंट्स तो है, ठीक है। आप वो खाते भी हो कभी, अगर एप्पल खाते हो तो उससे भी जूस निकलता है, एप्पल देखा है, हैप्पी फेस ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, परसों मिलेंगे।